हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से या ज्ञानकोश व्हाट्सएप ग्रुप से आप ले सकते हैं। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले तो कि आज 4 अप्रैल है और आज का जो दिन है ये अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आज का जो दिन है ये अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस दिवस को मनाने की घोषणा तो 2005 में करी गई थी लेकिन ये पहली बार मनाया गया था 4 अप्रैल 2006 से। यानी कि 2005 में घोषणा करी गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा और इसे पहली बार मनाया गया था 2006 में। अब इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है वो ये है कि बारूदी सुरंग और उनके उन्मूलन की दिशा में की जा रही जो प्रगति होती है उस प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही आज के दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी हमने पढ़ी है आज के दिवस से संबंधित। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक एक करके करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है? देखिएगा, भारत का ऐसा कौन सा जोन है जो कि पहला विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रिक जोन बना है? तो अब जो पहला जोन बना है वो बना है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही रहेगा। पश्चिम मध्य रेलवे जो है अब ये पहला भारत का विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। अब इसके बारे में और जानकारियां पढ़ते हैं कि ये जो राजस्थान के कोटा से चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड श्रीनगर जलेंद्री के तक का ये रेलवे जोन बना है। अब इसमें देखिएगा कि इस जोन के अंतर्गत 3012 किलोमीटर रेलवे लाइन का पूरी तरह से विद्युतीकृत कर दिया गया है। और अगर हम बात करें हमारे देश के रेल मंत्री कौन है तो पीयूष गोयल जो है वो हमारे देश के रेल मंत्री है। तो ये छोटी छोटी जानकारी हमने यहां से पढ़ी। लेकिन हम पढ़ेंगे पश्चिम मध्य रेलवे के बारे में। तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है ये भारतीय रेल की ही एक इकाई है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 2003 में पश्चिम मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है तो पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है जबलपुर में। तो इस प्रकार से हमने पूरी जानकारियां पढ़ी है। लेकिन अब हम थोड़ी सी जानकारियां रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1845 में इसकी शुरुआत हुई थी भारतीय रेल की, इंडियन रेलवेज की। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। तो ये जानकारियां थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न यहां से पूरा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलने से पहले छोटी सी जानकारी और भी है कि अब आप सभी के लिए ज्ञानकोश ऐप बना दी गई है। अब आप फ्री क्लासेस और फ्री पीडीएफ के लिए ज्ञानकोश ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आप जाकर के इसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। उसके बाद है अगला प्रश्न कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी की अध्यक्ष कौन बनी है? पीईएसबी यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा ऑप्शन ए यानी कि मल्लिका श्रीनिवासन जो है वे अब सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीएसईबी की नई अध्यक्ष बनी है, नई प्रेसिडेंट बनी है। तो देखिएगा यहां से बात करते हैं कि अगर वो इससे पहले किस पद पर थी तो वे वैसे ही वर्तमान में टेफे ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक है। अब यहां से 2 प्रश्न आपके और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि जब आप सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को पढ़ते हैं तो यहां से 2 प्रश्न आपके सामने निकल के आएंगे। कौन सा? पहला तो ये कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री कौन है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा ये कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? देखिएगा ये तो पूरे देश के बताए हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि राज्य मंत्री का पद किसके पास है? तो ये जितेंद्र सिंह के पास ये पद है। तो इस प्रकार से मैंने पूरी जानकारी इसके बारे में दी है। लेकिन यहां देखिएगा टेफे के बारे में हमने पढ़ा था क्योंकि मल्लिका श्रीनिवासन जो है वो इसकी सीएमडी है यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। तो टेफे के बारे में हम पढ़ते हैं। टेफे यानी कि ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म हुई। उसके बाद में बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में करी गई थी।
टैफे का मुख्यालय कहां पे है? तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। और मैं बता चुका हूं आप सभी को, चेयरमैन मल्लिका श्रीनिवासन है और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर हम बात करें तो संदीप सिन्हा जो है वे टैफे के वर्तमान में सीईओ है यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। तो ये जानकारी मैंने आपको दूसरे प्रश्न से दे दी है। यहां से ध्यान रखिएगा आप लोग, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि मार्च 2021 में माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, माल और सेवा कर कितना एकत्र किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर महीने का मैं आपके सामने लेके आता हूं। अब मैं लेके आया हूं मार्च का, क्योंकि अब अप्रैल महीना चल रहा है, 4 अप्रैल है, तो मार्च का जो जीएसटी एकत्र हुआ है वो कितना हुआ है? तो देखिएगा, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए जो है यानी कि 1.23 लाख करोड़ रुपए मार्च 2021 का कुल जीएसटी एकत्र किया गया है। यहां से देखिएगा, अभी तक का सर्वाधिक किया जाने वाला एकत्र जो है वो 2021 मार्च का जीएसटी कर है, जो कि अभी तक का जुलाई 2017 में जीएसटी शुरू किया गया था, क्रियान्वयन किया गया था, जब से लेकर के अभी तक का सर्वाधिक जीएसटी कर जो एकत्र किया गया है वो मार्च 2021 में किया गया। इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसके साथ पिछले 5 महीने का जीएसटी और पढ़ते हैं हम। अक्टूबर 2020 में 1.05 लाख करोड़, नवंबर 2020 में 1.04 लाख करोड़, दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़, जनवरी 2021 में 1.20 लाख करोड़, और अगर हम बात करें फरवरी 2021 की तो 1.13 लाख करोड़ रुपए। ये पिछले 5 महीने का मैंने आपके सामने जीएसटी लेके आया हूं और छठे महीने का मार्च का मैंने आपको बता दिया, यानी कि पिछले 6 महीने का पूरा जीएसटी कर का ब्यौरा मैं आपके सामने लेके आया हूं। यहां से ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और भी बन सकता है कि ये जो जीएसटी है ये कब शुरू की गई थी? तो जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 में करी गई थी शुरू, ठीक है। तो पहले हमें अलग अलग सामान पर अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जीएसटी के द्वारा वो सारा सामान्य कर दिया गया था। ये सारी हमने जीएसटी के बारे में बातें पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि किसकी जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? अब कौन से किस विद्वान व्यक्ति की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया? तो यहां से आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का प्रारूप समिति के में संविधान का मुख्य कर्ता धर्ता कहा गया, हमारे देश का संविधान जिन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया था जिनको बनाने में, वो थे भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर की जयंती को ही, उनके जन्म दिवस को ही अब सार्वजनिक अवकाश के रूप में भारत सरकार ने घोषित कर दिया है, जो कि 14 अप्रैल को होगा, यानी कि 10 दिन बाद ये उनका होगा। उसके बाद में पढ़ते हैं कि ये जो छुट्टी है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को चिन्हित करती है। उनकी 14 अप्रैल 2021 में यानी कि 10 दिन बाद उनकी 130वीं जयंती मनाई जाएगी। उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल थे, जो कि सेना में सूबेदार थे। उनकी माताजी का नाम भीमबाई कपल था, जो कि गृहिणी थी, और उनका निधन जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। अब उनके मरने के पश्चात, उनके मरणोपरांत 1990 में भारत देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपके सामने यहां से सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां लेके आया हूं। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आता है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है कि किसके द्वारा लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो विकसित करी गई है? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन में हर बार आपको देता हूं। अब 4 ऑप्शन में देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि डीआरडीओ के द्वारा अब भारत का सबसे लाइट वेट, सबसे हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है। हल्का इसलिए क्योंकि इसको पहन करके जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, कोई भी आपदा आती है तो ज्यादा वजन ना पड़े, क्योंकि शरीर की हरकतें कम हो जाती है अगर आपका वजन बढ़ जाता है तो इसी क्षेत्र में ये बुलेट प्रूफ लाइट वेट विकसित किया गया है। बात करते हैं कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है या इसका शुभारंभ जो है वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अब इस बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन कितना है? तो देखिएगा 9 किलोग्राम, कम से कम होने के पश्चात भी इसका कुल वजन 9 किलोग्राम हो गया है। बात करते हैं कि इसका परीक्षण कहां पर किया गया? तो इसका जो परीक्षण है वो TBRL चंडीगढ़ में इसका परीक्षण किया गया था। तो यहां से ये जानकारी मिली, लेकिन ये शुरू तो डीआरडीओ ने किया है, तो विकसित तो डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे
जैसे डीआरडीओ की फुल फॉर्म, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में भारतीय डीआरडीओ की स्थापना करी गई थी। तो पूरी जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब इतनी जानकारी 5 प्रश्न के बाद आपको पता है कि हम बढ़ते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न आपके सामने क्या है कि डल झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, ये कहां पर स्थित है? देखिएगा, ये जो डल झील है ये कहां पर स्थित है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, आपने अपना जो भी जवाब होगा वो आपने यहां पर देना है। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। तो कल का क्या प्रश्न है? कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की? तो आप सभी का बिल्कुल सटीक आंसर है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि पंजाब राज्य ऐसा है जिसने कि सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की घोषणा करी गई है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी यहां से थी। अब एक छोटी सी जानकारी और भी है कि अब हमारी जो पिछली करंट अफेयर्स की बुक है जो कि वार्षिकांक है फरवरी 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक की पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। टॉप करंट अफेयर्स होंगे, साथ में आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ था वो भी होगा, इसके साथ में सारे पुरस्कार, खेलकूद, खेल परिदृश्य, आगामी खेल प्रतियोगिताएं, सैन्य अभ्यास, प्रमुख सम्मेलन, सूचकांक, प्रमुख दिवस, सप्ताह, महोत्सव, ब्रांड एम्बेसडर, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुस्तकें, लेखक और सारे की सारी नव नियुक्तियां जो है वो इसमें दी गई है। अगर आप ये दिए गए नंबर पे फोन करके इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये आपके लिए जानकारी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि यूएनईएससीएपी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर का कितना आकलन किया है? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आकलन कितना किया गया, भारत की आर्थिक विकास दर का कितना आकलन किया गया है? तो ये ऑप्शन ए यानी कि 7% वृद्धि का पॉजिटिव जो भारत की आर्थिक विकास दर है इसका आकलन किया गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि पिछले वित्त वर्ष में इसने 7.7% नकारात्मक का अनुमान लगाया था। और अगर हम बात करें यूएनएसकेप के बारे में तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि दोबारा से मैं आपके सामने यूएनईएससीएपी की फुल फॉर्म बोलता हूं कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसके फुल फॉर्म होगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 मार्च 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। तो पूरी जानकारी आपके सामने यहां से इस प्रकार से मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 के माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने अब माई नैप 2020 प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। तो यहां से ये जानकारी आपको मिलती है। पूरी जानकारी पढ़ते हैं कि इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के वेब पोर्टल के लिए लॉन्च किया गया है। और ये कब से कब तक चालू रहेगा पोर्टल? तो ये 1 अप्रैल से लेकर के 15 मई 2021 तक चालू रहेगा। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के विकास का मसौदा तैयार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 कि किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस टीका निर्मित किया? दुनिया का पहला कोरोना वायरस टीका जो है वो किस देश ने जानवरों के लिए निर्मित किया है? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आपके पास है। यहां से रूस ऐसा देश है जिसने कि, क्योंकि कोरोना वायरस तो पूरे विश्व में फैल चुका है, अब ये मनुष्य से, अब पहले तो जानवरों से मनुष्य में आया, अब ये मनुष्य के द्वारा दोबारा से जानवरों में जा रहा है, यानी कि अब ये कुत्ते बिल्लियों में भी पाया जा रहा है। तो इसके लिए पशुओं की सुरक्षा के लिए पशुओं का भी कोरोना वायरस टीका जो है वो रूस देश के द्वारा बनाया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कार्निवैक कोव। कार्निवैक कोव जो है वो इस टीके का नाम है। बात कर लेते हैं कि अभी तक रूस की 2 बिल्लियों में कोरोना वायरस के मामले भी दर्ज हो चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का कि बात मुख्य रूप से यही है कि रूस ऐसा देश है जिसने के जानवरों के लिए भी दुनिया का पहला कोरोना वायरस टीका निर्मित कर लिया है। बात कर लेते हैं कि क्योंकि रूस ने करी है तो रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को। रूस की राजभाषा कौन सी है? रूसी। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो दिमित्री मेदवेदेव।
दिमित्री मेदवेदेव जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आप पढ़ी, जिसके बाद 9वां प्रश्न आपके सामने आता है कि किसके द्वारा एम प्राइम कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये एम प्राइम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो यहां से ये कार्यक्रम जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग दोनों ने मिलकर के इसको कराया है। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य कि विज्ञान आधारित गहरे तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे कि एम प्राइम की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योर जो इसकी फुल फॉर्म होती है। अब यहां से देखिएगा कि नीति आयोग ने शुरू किया है। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ी बातें पढ़ेंगे कि नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है, जिसे योजना आयोग के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो ये 1 जनवरी 2015 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जानकारियां थी जो कि इसके बारे में हमने पढ़ी है, और इसके अध्यक्ष डायरेक्टली प्रधानमंत्री होते हैं। बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ कि सुपारी पालन नामक एक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो ये एक नई पुस्तक है, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे देश के वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन जो है वो किया गया, और वे वेंकैया नायडू जो है वे हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अभी लेकिन लिखी किसके द्वारा गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी के द्वारा। तो इसके बारे में देखिएगा, पूरी जानकारियां मैं आपके सामने ले आया हूं। इस प्रकार से करंट अफेयर्स की सीरीज जो है ये आपको कैसी लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोगों का साथ इसी प्रकार बना रहे, आप लोग शेयर करें अगर अच्छी लगती है तो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानकोश फेसबुक पेज से, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से, ज्ञानकोश व्हाट्सएप ग्रुप से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।